ये प्रोसीजर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब बिकॉज एजिंग एक ऐसी चीज़ है, ऑब्वियसली नो वन वांट्स टू बी देयर। अब बोटॉक्स मौजूद है, ठीक है, जो एक टॉक्सिन है जिसका बड़ा मिसकंसेप्शन है कि पता नहीं वो इट्स वेरी, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं अगर गलत तरीके से किया जाए। अगर रॉन्ग इंजेक्ट हो जाए तो आपको आईब्रो ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे दिखा भी रहे जैसे स्पेसिफिक जी, तो वो एग्जैक्टली एक सर्टेन अमाउंट है जो कि आपको सर्टेन अमाउंट आपको इंजेक्ट करनी होती है। ओवरडू आई थिंक किसी भी चीज़ की बुरी है। मुझे हमेशा ये होता है अगर आप रखें, इतना रखें दैट यू लुक नाइस, आपका एक्सप्रेशन ना जाए, ठीक है। लोग वो बिल्कुल के स्माइल करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाए, वहाँ तक ना पहुँचे, ठीक है। एक तो बोटॉक्स मौजूद है, फिर हमारे पास फिलर्स मौजूद हैं। फिलर्स बेसिकली मुझसे हर कोई कहता है फिलर क्या है। अच्छा, बड़ा वो बोटॉक्स और फिलर्स में क्या फर्क है? वो भी ऐसे ही होते हैं? होता वो भी इंजेक्टेड है, लेकिन बोटॉक्स का काम क्या है कि आपका एक मसल है, वो एक टॉक्सिन है जो आपके मसल को पैरालाइज कर देता है। तो बेसिकली जब आपकी मसल मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है उससे लाइंस और क्रीसेस बनना शुरू होती है, लेकिन जब वो मसल ही पैरालाइज हो जाता है तो फिर वो क्रीसेस नहीं बनती। यानी कि आपके माथे पे जो फोरहेड, आंखों के इर्द गिर्द जब आप स्माइल करते हैं तो यहाँ पे लाइंस आती हैं, क्रोस फीट आती हैं, फोरहेड लाइंस आती हैं, गुस्सा करने पे बहुत प्रोमिनेंट होती हैं। अच्छा, कुछ लोगों की स्माइल डाउनवर्ड होती है, आई एम वन ऑफ देम दो, बट कुछ लोगों की स्माइल डाउनवर्ड होती है तो उसको कहते हैं सैड फेस। अगर आप बैठे भी हो ना तो एक सैड फेस लग रहा है आपका ना। वाकई शक्ल आप नॉर्मल बैठे होंगे ना तो आप मेरा डिफॉल्ट फेस सैड है, गुस्से वाला। मुझे भी ऐसी बात नहीं है, तो उसको भी फिक्स करने का, बिकॉज हमारे के यहाँ जो मसल्स हैं वो आर डाउनवर्ड्स, तो वो आप वहाँ पे भी बोटॉक्स लगाते हैं, वो भी अपलिफ्ट हो जाता है। तो देर काफी फिर नेक लाइंस पे बहुत प्रोमिनेंट है। आपको पता है एजिंग जो सबसे ज्यादा नजर आती है वो नेक से आती है, ठीक है। तो नेक लाइंस के लिए भी बोटॉक्स कर सकते हैं, वो भी बट टेम्परेरी। ये सिर्फ 4 महीने का ट्रीटमेंट है, उसके बाद आपको रिपीट करना है, ठीक है, ठीक है। अब बोटॉक्स और फिलर्स का डिफरेंस बहुत ही फनी और अजीब सा एग्जाम्पल दूंगी, लेकिन फिलर है लापी, ठीक है। जिस तरह वो कोई एक दीवार है, हॉलो है, आपने उसको भरना है, लेपा पोती बेसिकली। तो फिलर है कि कोई स्पेस है, कोई क्रीज है, कहीं हॉलोनेस है, आप वो फिल करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं कोलेजन, फिर आते हैं स्किन बूस्टर्स। स्किन बूस्टर्स क्या होते हैं? उनमें हाइलुरोनिक एसिड होता है, जिस तरह मैंने मेंशन किया कि ड्राइनेस से रिंकल्स आते हैं, ठीक है। तो जब आपकी स्किन में वो स्किन बैरियर इंटैक्ट नहीं होता तो हमें हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्ट करना पड़ता है। वो इट स्प्रेड्स आउट, मॉइस्चराइजर की तरह वो स्प्रेड होता है, आपका स्किन बैरियर स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी फाइन लाइंस चली जाती हैं। स्किन बूस्टर्स आर वेरी गुड। मैं कहती हूँ ये हर किसी को कराने चाहिए। बोटॉक्स फिलर्स नहीं कराने, ना कराएं, स्किन बूस्टर्स कराएं। और इस ट्रीटमेंट का नाम क्या? स्किन बूस्टर्स है? स्किन बूस्टर्स को उसकी काफ़ी इंजेक्टेबल्स फॉर्म में अवेलेबल है, लेकिन आप अगर डॉक्टर के पास जाकर कहेंगे मुझे स्किन बूस्टर कराना है तो दे विल फिगर आउट कि वो कोलेजन और हाइलुरोनिक एसिड का मिक्सचर है जो आप करा सकते हैं। ये थ्रेड लिफ्ट क्या है, इसके बारे में बताएं। अच्छा, थ्रेड लिफ्ट क्या है? बेसिकली दीज आर कोलेजन थ्रेड्स, ठीक है, प्रोटीन फॉर्म्स में होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा प्रिक करते हैं, प्रिक करके हम थ्रेड को अंदर डालते हैं, एंकर करके मसल को पुल कर देते हैं और फिर यहाँ से वो हम काट देते हैं। इट्स अ वेरी, ये देख के आप डर रही हैं, नहीं इतना स्केरी प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। अब तो लोग फेसलिफ्ट्स भी बड़े कॉमनली करा रहे हैं, ठीक है, विच इज़ फाइन। और ये भी मैं बार बार कहती हूँ इसको फैशन नहीं समझें, ये केयर है अपने आप की, इसमें कोई बुराई नहीं है। यू शुड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थ्रेड लिफ्ट करा लिया, हो है मतलब इट्स नॉट हाउ हाई, आपकी स्किन डिप्लीट हो रही है ग्रेविटी की वजह से, आपका वो मसल, आपका फेस नीचे की तरफ जा रहा है, जिस तरह इन्होंने मेंशन किया अपलिफ्ट करना है। अगर आप थ्रेड्स अगर आपने लिफ्ट कर दिया तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हार्म नहीं है। थ्रेड्स जो है वो 1 साल रहते हैं, आपको फिर रिपीट करना है क्योंकि एज तो रुक नहीं रही ना, वो तो बढ़ती जा रही है। तो फिर थ्रेड लिफ्ट्स हम करते हैं, प्रोटीन थ्रेड्स कहते हैं उनको। पीडीओ थ्रेड्स भी होते हैं, कॉक थ्रेड्स भी होते हैं, शुगर थ्रेड्स भी कहते हैं। अंडर आई पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स होते हैं यूजुअली, उसकी रीज़न है स्किन यहाँ पतली बहुत होती है। जब स्किन पतली होती है, यहाँ पे हम देखते हैं ना, मॉइस्चराइजर भी हम लगाएंगे, यहाँ तक लगाएंगे, यहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता, वहाँ पे भी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत है। तो उसके लिए भी वी हैव प्रोसीजर्स। आजकल बहुत ज़्यादा इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स या पेप्टाइड्स, दैट इज़ एक्चुअली सैल्मन स्पर्म। ओह या, नाउ यू सी द प्रोटीन सैल्मन स्पर्म, वो हम निकालते हैं, अब इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, वो हम इंजेक्ट करते हैं, उसके कुछ सेशंस होते हैं तो वो ये एरिया फिल होना शुरू हो जाता है, हॉलोनेस खत्म हो जाती है। बहुत प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं। एक्सोसोम्स नेक्स्ट लेवल थिंग, वो है बेसिकली स्टेम सेल्स, और वो ह्यूमन डिराइव्ड भी हैं, प्लांट डिराइव्ड भी आ रहे हैं, बट आई डू ह्यूमन डिराइव्ड बिकॉज वो ज़्यादा पोटेंट है, उनकी एफिकेसी ज़्यादा है, वो हर इट्स अ ग्रोथ फैक्टर। अच्छा, जो पीआरपी है ये भी क्या स्किन को अच्छा यूथफुल रखती है? पीआरपी अच्छी रखती है, बट मतलब उसके लिए आपका अपना अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका अपना ब्लड है, वो आप क्योंकि आपके ब्लड का प्लाज्मा, ठीक है। अगर उसमें कोई डेफिशिएंसी है तो वो पीआरपी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। कुछ लोग कहते हैं जी 4 सेशन कराए, 6 सेशन कराए, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा। नहीं पड़ेगा अगर आप में कोई डेफिशिएंसी, उसमें डॉक्टर का कोई रोल प्ले नहीं है। ऑन द अदर हैंड, एक्सोसोम इज 10 टाइम्स मोर पावरफुल देन
PRP, बट एक्सोसोम्स के लिए प्लीज सारे टेस्ट पहले करवाएं, करवाने से पहले, बिकॉज इट्स अ ग्रोथ फैक्टर। अच्छा, तो कोई भी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, कोई ट्यूमर या कोई चीज़ आपके अंदर है और हम अगर इंजेक्ट कर दें तो वो ग्रो हो सकती है। ओके, तो उसके लिए पहले डॉक्टर का बहुत ज़रूरी है कि उसको सारे टेस्ट करवाएं, फिर करें। देन वी हैव हाइफू, जो ये हाइफू आजकल बहुत ही, आजकल हर कोई हाइफू कर रहा है, सैलून वाली भी हाइफू कर रही है, जो डर्मेटोलॉजिस्ट है वो भी हाइफू कर रही है, एस्थेटिशियन भी करें हाइफू। जरा मैं चाह रही हूँ कि हम उसकी जरा पिक्चर भी जरा चला दें ताकि लोगों को आइडिया हो जाए। एग्जैक्टली जी। अब हाइफू जो है ये बड़ा कॉमन प्रोसीजर है, वेरी सेफ ट्रीटमेंट, बट अगेन आपने जिस तरह मेंशन किया सैलून्स भी कर रहे हैं। इज इट अ नॉन इन्वेसिव? इट्स अ नॉन इन्वेसिव, बेसिकली इट्स हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ठीक है, उसमें क्या होता है, जिस तरह अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरह जेल के साथ हम करते हैं, और उसमें ऐसी रेज होती हैं जो आपके बेसिकली कोलेजन को प्रमोट करती हैं। और कोलेजन एज वी सेड इज इंपॉर्टेंट कि वो स्किन टाइट रखे, तो इट्स पेनलेस। कुछ लोगों को पेन फील होती है, यू कैन, देयर इज नो डाउन टाइम, कुछ भी नहीं है, और उसके रिजल्ट अप टू 3 मंथ्स आते हैं, बिकॉज सेल रिपेयर पीरियड वो है। और ये आपको साल में, अगर जो ये कहते हैं जो हर 2 महीने बाद कराएं, हर 6 महीने बाद कराएं, आई थिंक कुछ लोगों के लिए साल में एक दफा भी बहुत है, मैक्सिमम ट्वाइस अ ईयर। ट्वाइस अ ईयर नहीं, ठीक है, एंड एनीवन कैन डू इट। अगेन लाइक आई सेड, एज ऑफ 25 के बाद प्लीज। आज के लिए मॉर्फिस 8, आई लव दैट ट्रीटमेंट। वो क्या है भाई, बताएं। इट इज बेसिकली अगेन कोलेजन स्टिमुलेशन विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। वो माइक्रो नीडलिंग होती है। अब देखें ना, जब आपको चोट लगती है कोई, तो नई स्किन आती है, हमेशा आपने देखा है कि वहाँ देखते एक फ्रेश सी स्किन आती है, तो ये हम बेसिकली खुद छोटे छोटे पंक्चर्स आपकी स्किन पे करते हैं, माइक्रो इंजरीज प्रोड्यूस करते हैं, ताकि वहाँ नई स्किन आए, नया कोलेजन हो, नया फिब्रिन हो और स्किन फ्रेश लगे। तो इट्स अ वेरी गुड प्रोसीजर। चलें ठीक है जी, प्रोसीजर्स पे तो बात कर ली। ये जो ड्रिंक बनने जा रही है वो भी डॉक्टर आयशा बना रही हैं। ओहो हो, डॉक्टर आयशा क्या बनाने जा रही हैं? हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात की, लेकिन हमने सीड्स के बारे में बात नहीं की। ठीक है, आजकल आपने देखा होगा कि हम सीडलिंग करवाते हैं, हार्मोनल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरा बहुत सारे फसादात की एक जड़ कॉन्स्टिपेशन है जी। अगर आपका गट सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है, आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो फिर एजिंग है, चेहरे की फ्रेशनेस से कोई चीज़ नहीं आ सकती ना। आपकी गट ठीक से काम नहीं कर रही। गट का ठीक से काम करना, आपकी बावल मूवमेंट्स, आप ब्लोटेड फीड कर रहे हैं, आपने बहुत कुछ खाया हुआ भी है, लेकिन आपकी बावल मूवमेंट्स ठीक नहीं है, कब्ज़ दूर नहीं आपकी हो रही। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वो आपका सिस्टम सही काम नहीं करता, चेहरा भी सही फ्रेश नहीं होता, और एजिंग जल्दी आती है। तो किसी तरीके से भी आपकी डाइट में ऐसी चीज़ें ज़रूर हों शामिल जिससे कब्ज़ दूर हो, और सीड्स उसमें बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। तो जो भी आपकी खुराक है, जब आप ग्रोसरी लेके आते हैं तो उसमें 3 से 4 सीड्स लेके आएँ, और उसमें आप उसके नाम नोट कर लें। सूरजमुखी के बीज हैं, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, मेथी दाना हो गया, अलसी के बीज हम कहते हैं जिसको। ये 3-4 पैकेट्स जो हैं आपके खुराक का हिस्सा होना चाहिए। और आपको भूख लगती है तो जैसे अभी सर ने कहा कि आप फ्रिज में से जो भी चीज़ें निकालते हैं वो तो डेड होती हैं, तो ये तो बाहर पड़ी हुई हैं। आप 1 चम्मच आपने बीज पानी के साथ खा लिया तो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, चेहरा भी आपका ग्लो करता है, और आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर होती है। तो हम इन्हीं को यूज़ करते हुए एक बहुत अच्छा सा ड्रिंक बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें हमने 1 चम्मच जो है चिया सीड्स लिया। अच्छा, ये तुक में बलंगा नहीं है, दोनों कजन्स हैं आपस में, बट दिस इज़ डिफरेंट। इसके फ़वाइद जो हैं वो ज़्यादा हैं। हमने 1 चम्मच डाला, और इसमें हमने विटामिन सी की ज़बरदस्त सोर्स जो है लेमन जूस, ये भी हमने डाल दिया है, ठीक है। टेस्ट के लिए हम डालेंगे पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, और साथ में थोड़ा सा नमक, और ये काफी नमक चला गया इसमें जी। मैं तो नजर रख रही थी इस पे कि पी सके। और उसके बाद क्योंकि ज़्यादा ग्लास हैं ये, ठीक है, और उसमें पुदीने के फ्रेश पत्ते, ठीक है। और ये जो है, डॉक्टर आयशा इसको रिपीट करें, आप इसमें क्या कुछ डालें? हमने इसमें डाला है 1 चम्मच चिया सीड्स का, ठीक है, लेमन के ड्रॉप्स, पिंच ऑफ ब्लैक पेपर, और हमने थोड़ी सी डाली है सॉल्ट, ठीक है। और उसके बाद पानी के इसके अंदर हैं ग्लास, और उसके बाद हम इसको बना के, अच्छा ये हम सुबह ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं और शाम में भी। अच्छा, एक चीज़ ये भी हो रही है कि अब लोग चिया सीड्स पसंद करते हैं, सुबह को एक बोल ऐसा ले लेते हैं जिसमें चिया सीड्स बोल हो। अच्छा, चिया सीड्स को आप रात में सोक करके अगर रखें और सुबह नहार मुँह ब्रेकफास्ट में ले लें, वो भी एक बहुत अच्छा तरीक़ेकार है।
तो ये हमारा जो ड्रिंक है ये बहुत ज़्यादा है अच्छा एंटी एजिंग ड्रिंक और इसमें सीड्स शामिल हैं। इसी तरीके से लोग बहुत कंप्लेंट करते हैं अंडर सर्कल्स के लिए, पानी का इंटेक अच्छा नहीं होता, स्ट्रेस है और नींद सही नहीं होती। तो रात में अगर वो योगर्ट ले लेते हैं, ठीक है, 2 टेबलस्पून, और उसी के अंदर पिंच हल्दी, ठीक है, हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, और थोड़ा, और आराम से इसको चेहरे के ऊपर इसका मास्क बना के लगा लें। देखिए ये वो कुदरती चीज़ें हैं, प्रोटीन है, यही चीज़ें आप जाते हैं और प्रोटीन फेशियल्स करवा रहे हैं, मास्क लगवा रहे हैं, और प्रोटीन फेशियल्स भी हैं जी, और यही जो मास्क हैं आप, ये आपको डॉक्टर अब्बास ने नहीं बताया? वो बताने की कोशिश कर रहे थे। उनको इजाज़त है ये सब खाने पीने की? वो खाने की तक तो इजाज़त है ताकि वो अच्छा कमा के ला सकें, लेकिन लगाने की उनको इजाज़त नहीं है। तो ये जो प्रोटीन, भाई नेक्स्ट कपल शो में हमने डॉक्टर आयशा और डॉक्टर अब्बास को बुलाना है, मुझे आई वांट टू बी अ गेस्ट एज़ वेल। तो ये वाला जो है इसको आप चेहरे पे लगाएं, ठीक है। अगर इसके अंदर से हम हल्दी को निकाल देते हैं और योगर्ट और हनी को हम बालों पे भी लगा सकते हैं ना, क्योंकि यही प्रोटीन ट्रीटमेंट्स तो हैं। हम जिक्र करते हैं हमने खुराक में भी प्रोटीन अच्छा खाना है और हमने लगाने में भी। तो आपकी जो रिंकलिंग है, अंडर सर्कल्स हैं, इस पे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और कुदरती ग्लो आते हैं। तो ये ड्रिंक हम इस्तेमाल करें सुबह निहार मुंह। हम चिया सीड्स को सोक भी करके रख सकते हैं और अगले दिन निहार मुंह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ठीक है। और अच्छा मुझे बताएं ऐसा कौन सा फल है? फलों के अंदर जो सबसे अच्छा फल जो एंटी एजिंग के लिए, वो तो आपने सुना भी होगा, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। लेकिन उसके अलावा हम तंग भी आ जाते कि ना सेब पूरा साल अवेलेबल होता है, तो पूरा सेब साल नहीं खाया जाता। पूरा साल अवेलेबल होता है, लेकिन पीच, आड़ू और अंगूर और उसके अलावा अमरूद के अंदर, पीच और आड़ू ऐसे बोला, मैंने कहा है एक ही था। हाँ, और अमरूद के अंदर जो विटामिन सी है उसकी तो क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि शायद किसी फल में हो, और कब्ज को भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए ना, हाँ, और कब्ज को भी वो बहुत अच्छा दूध, पपाया इज वेरी गुड, और पपाया इज एंटी एजिंग, वो वैसे ही एंटी एजिंग है, तो उसको आप इस्तेमाल करें। प्लस बनाना जो है उससे आपका ये कि पोटेशियम आपको मिलता है और आपकी मैग्नीशियम मिलता है, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और ये जो आपके, मैंने सुना क्योंकि वो अंदर जाके आपकी जो सारी तेजाबियत है उसको खा जाता है, तो ये जो आपके मुंह पे जो पिंपल्स वगैरह काफ़ी होते हैं, एक्नी होती है, तो ये एक्नी का भी इलाज कर होता है। मुझे पता नहीं था, वो तो एक दिन मैं पढ़ रही थी, तो बाय द वे कोई चीज़ सामने ना आ जाए तो उसमें था कि जो आपके अंदर इतनी एसिडिटी हो रही होती है तो ये उसको कम करता है। मदीहा ये सब तो ठीक है, मतलब वी ऑल डू इट, लेकिन अगर मैं कहती हूँ किसी को सनब्लॉक की अहमियत पता चल जाए कि वो क्या है, इट इज़ जस्ट अमेजिंग। आपको मैं लिटरली, मेरा दिल करता है कि किसी शो पे मैं दिखाऊं कि ये पिक्चर है जो सनब्लॉक इस एज से लगा रहे हैं और ये जिसने नहीं लगाई। देयर इज़ अ मेजर डिफरेंस इन एजिंग, क्योंकि सन एक बहुत बड़ा रीज़न है एज करने का। आपने नोटिस किया जो लोग ऊपर के नॉर्दर्न एरियाज़ में होते हैं उनकी स्किन ड्राई होती है, ठीक है, और वो सन के करीब है, तो वो ऑलमोस्ट सारे ही एज्ड लगते हैं, उनकी रिंकली स्किन है, जस्ट बिकॉज दे डू नॉट यूज सनब्लॉक, क्योंकि काट उनकी बड़ी जबरदस्त होती है, स्ट्रॉन्ग उनकी काट होती है, स्किन ड्राई होती है, स्किन ड्राई होती है, और एजिंग है बहुत ज़्यादा। रिंकल आप देखना वो हुंजई और उस एरियाज में हर किसी के यहाँ लाइंस हैं, खूबसूरत लोग, लेकिन बाकी रिंकल्स आ जाते हैं क्योंकि दे डोंट हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ सन ब्लॉक्स। और ये लोग समझते हैं धूप नहीं है, लगाने की जरूरत नहीं है, बारिश हो रही है आजकल, धूप ही नहीं निकल रही, क्या जरूरत है। यू हैव नो आइडिया हाउ इम्पोर्टेंट सन ब्लॉक इज। मैं कहती हूँ कुछ ना करें, सन ब्लॉक लगा लें, यानी कि धूप निकले ना निकले, जो आजकल कराची का मौसम है उसमें आप सन ब्लॉक जो है चाहे, और बचपन से लगाएं। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि बड़े हो के आप देखें ना, मॉइस्चराइजिंग क्यों, बेबी लोशंस क्यों बने हैं, इट्स नॉट बिकॉज देयर वाज कोई एक्स्ट्रा वो काम है, इट्स टू मॉइस्चराइज ताकि स्किन आपकी टाइट रहे, बेहतर है। तो ये बचपन से सन ब्लॉक एंड मॉइस्चराइजिंग वेरी इंपॉर्टेंट, पल्लू से इसको बांध लें। अच्छा, आप जो रोज़ आपका मेकअप होता है, आप किन किन चीज़ों का आपने पर्सनली जो ख़ास ख्याल किया और कहीं आपको लगा कि हाँ भी मुझे अब ज़रूरत है इस चीज़ की, और आपने कोई प्रोसीजर से शुरू किया हो? क्या किया हो? मैंने कहा आपने कोई फिर अपने लिए कोई ख़ास प्रोसीजर शुरू किया हो कि आपको लगा हाँ ये इस चीज़ की जो है मुझे ज़रूरत है, कि वही बात ना, सन की तो हम बच जाते हैं, इससे हमें कौन बचाए, जो स्टूडियो की लाइट्स हैं उससे हमें कौन बचाए। केयर तो देखें बहुत ज़रूरी है। प्रोसीजर्स कराने में कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी रिंकलिंग हो रही है, तो अगर आप उसके लिए कोई भी प्रोसीजर करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, इफ़ यू कैन अफोर्ड।
और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वही फिर जो घरेलू टोटके हैं वो जरूर करें। क्लींजिंग बहुत जरूरी है, क्लींजिंग ये मैं जरूर जानना चाहती हूँ। बहुत ज़रूरी है। मैं करती ये हूँ नॉर्मली के कुछ 2-3 ऑयल्स हैं जो मिक्स करके, ऑलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल को आप मिक्स कर लें, कोकोनट ऑयल भी, कोकोनट ऑयल भी थोड़ा सा आप उसमें डाल लें। फिर आप रोज़ वाटर का जो स्प्लैश है वो आप ज़रूर अपने पास रखें, वो ज़रूर करते रहें। जब मैं मेकअप रिमूव कर देती हूँ तो उसके बाद मैं ज़रूर इसका जो स्प्रे है रोज़ वाटर का वो ज़रूर करती हूँ। वो आप आँखों में भी करें और अपने फेस के ऊपर भी करें, बहुत ज़रूरी है। फिर एक जो वही बात आ जाती है कि घरेलू टोटका जो है वो ये कि जो मैं बहुत पुराना देखती आ रही हूँ अपनी माँ, नानी, खालाएं सबको करते हुए, और वो है कि सर्दियों में स्पेशली, गर्मियों में भी आप कर सकते हैं लेकिन सर्दियों में ज़रूरी है कि अगर आप अपनी स्किन को चाहते हैं कि वो ड्राई ना हो तो ग्लिसरीन, लेमन और रोज़ वाटर इनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके किसी भी स्प्रे में या किसी भी बॉटल में डाल के रख लें। 15 से 20 दिन आपका जो है वो ज़रूर इसको आप रखें और उसके बाद जो है आप इसको वेस्ट कर सकते हैं, और 15 से 20 दिन के बाद आप नया बना लें। ये एक ऐसी चीज़ है, अभी भी डॉक्टर साहिबा ने उमे ने जो है वो ग्लिसरीन डाली थी। ग्लिसरीन इतनी एक मज़ेदार चीज़ है आपकी स्किन को सॉफ्ट रखने में, आपकी रिंकल्स दूर करने में,